चलिए चौथा क्वेश्चन से आइए। द करंट फ्लोइंग इन ए वायर इज 1 एम्पियर। किसी वायर में करंट का मान कितना है? 1 एम्पियर। आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर। इफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू द वायर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है टेस्ट में, नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है। तो सबसे पहले हम लोग करंट बराबर क्या पढ़े हैं? Q बाई टी। नहीं, अब हम लोग Q का वैल्यू यहां पर क्या रख देना है? एन ई, और बाई क्या चीज? टी। नहीं बात समझे? अब जो वैल्यू यहाँ टी का वैल्यू भी दिया हुआ है कितना? 1 सेकेंड पर सेकेंड बोल रहा है। सेकेंड टाइम का मान कितना ले लिए? 1 सेकेंड। तो अब हम लोग को एन का वैल्यू निकालना है, तो एन बराबर क्या हो जाएगा? आई और इंटू टी और बाई ई। आई का वैल्यू हो गया 1 एम्पियर, टाइम भी हो गया कितना? 1, और बाई 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। तो इसको लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 6.25 टू 10 के पावर, छोड़ दीजिए उसको छोड़ दीजिए, 10 के पावर 18। नहीं बात समझे? चल ही नहीं रहा है शुरू से, बंदे कर दिए। इतना क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे भी आपको याद रखना चाहिए कि 1 कूलम Q इज इक्वल टू 1 कूलम यदि हो जाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इससे संबंधित कितना होगा? 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ये वाला इतना इलेक्ट्रॉन, 1 कूलम चार्ज के फॉर्मेशन के लिए इतना इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। नहीं बात समझे? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? द टाइम इन विच रेडियो एक्टिव सबस्टांस बिकम्स हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड। क्या जी कहते हैं? हाफ लाइफ पीरियड में शुरुआत वैल्यू का, इनिशियल वैल्यू का आधा बच जाता है तो क्या कहते हैं? हाफ लाइफ पीरियड या हाफ टाइम पीरियड जो बोलिए। बात समझे? अर्ध आयु काल। और जिसमें जितना देर तक एवरेज एक न्यूक्लियस जीवित रहता है या एक्टिव रहता है उसको कहते हैं क्या चीज? मीन लाइफ। नहीं, नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए। बोला डेविएशन ऑफ ए थिन प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n एंड एंगल ऑफ प्रिज्म इज ए। डेल्टा बराबर क्या पढ़े हैं? डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए, या यहाँ पर n माइनस 1 इंटू ए। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, इसी म्यू के जगह पर यहाँ पर क्या बोल रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? थिन प्रिज्म द्वारा रिफ्रैक्शन का यही फॉर्मूला था। नेक्स्ट बोला 2 पॉइंट चार्ज 10 कूलम 10 माइक्रोकूलम and minus 10 microcoulomb are placed at a distance of 40 centimeter in air. पोटेंशियल एनर्जी था, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, Q बराबर KQ1 इंटू Q2 बाई आर। नहीं, K का वैल्यू कितना हो गया? 9 इंटू 10 के पावर 9। Q1 का वैल्यू 10 माइक्रोकूलम और 10 माइनस 10 के पावर माइनस 6। माइनस 10 क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कैसा है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी में उसका साथ में रखेंगे, साइन के साथ उसका चार्ज का उपयोग करेंगे। जैसे पोटेंशियल केवल रहता तो पोटेंशियल भी स्केलर है तो साइन के साथ रखेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो साइन का कंसिडरेशन हम लोग कहाँ कर लेंगे? डायरेक्शन। नहीं बात समझे? इसलिए यहाँ पर ये वेक्टर है, इसलिए माइनस साइन का कंसिडरेशन फॉर्मूला में नहीं करके बल्कि कहा? डायरेक्शन में कर लेते हैं। तो अब इस फॉर्मूला के अनुसार आर डिस्टेंस कितना दूरी पर रखा है? 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे तो ये आ गया, नहीं आ गया? क्या हो जाएगा बताइए तो? ये आ जाएगा 10 के पावर 5 10 के पावर 5 माइनस 5 माइनस 10, और ये हो जाएगा 9 चल गया उसमें तो आ गया 10 के पावर माइनस 1।
9 इंटू 10 के पावर -1 और +2 और बाई 40, नहीं तो 9/4 और ये वाला ऊपर जाएगा तो -1 तो 0 हो जाएगा, नहीं 9/4 केवल आ गया। 9/4 का मतलब हो गया 2.25, ये माइनस में आएगा, ये भी माइनस में आएगा, कितना जूल, कितना आ गया, कौन सा ऑप्शन, बात समझ में आया। ये ध्यान रखना है, दो गो स्केलर है, इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा है, स्केलर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा है, वेक्टर है। ये फोर्स भी वेक्टर है और फील्ड भी कैसा है, वेक्टर है। और बाकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, विद्युत विभव इसको कहते हैं, विद्युत विभव, और इसको क्या बोलते हैं, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसको क्या बोलेंगे, स्थितिज ऊर्जा। ये दोनों कैसा है, स्केलर है, अदिश है, कैसा है, अदिश है। और ये वाला दोनों कैसा है, सदिश है, वेक्टर है, या इसी को कहिए सदिश है। और जब वेक्टर का हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर वैसे स्थिति में इसमें वेक्टर वाला फॉर्मूला लगता है। साइन का हम लोग कंसिडरेशन मेन रूप से किस में करेंगे, डायरेक्शन में। यहां पर साइन जो आएगा, चिन्ह जो आएगा, वो सब किस में चल जाएगा, डायरेक्शन में। और यहां पर चूंकि स्केलर है तो फॉर्मूला में ही रखकर यूज कर लेंगे, बात समझे। ये बात और भी बताए हैं, क्या बताए हैं, पोटेंशियल बराबर क्या फॉर्मूला पढ़े थे, पॉइंट चार्ज के कारण KQ/R, और पोटेंशियल एनर्जी बराबर अभी लिखे ही KQ1 इंटू Q2/R। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर पॉइंट चार्ज के कारण KQ/R², और फोर्स बराबर पढ़े ही हैं KQ1 इंटू Q2/R²। ये दोनों वेक्टर है और ये दोनों कैसा है, स्केलर, नहीं। ये फॉर्मूला है पॉइंट चार्ज के कारण निकालने का, और के का वैल्यू याद रखेंगे 9 इंटू 10 के पावर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। A convex lens of mu is equal to 1.5 is immersed in water of refractive index 1.33। नहीं बात समझे, एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसको कहां डाल दिया गया, पानी में डाल दिया गया, क्या चीज में डाला गया, पानी में। देन इट बिहेव्स लाइक, यदि कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स के जैसा काम करेगा, नहीं कॉन्वेक्स लेंस के जैसा, हाँ कन्वर्जिंग ये लेंस, या फिर इसी को उत्तल लेंस की तरह लिखेंगे, या तो कन्वर्जिंग लिखिए या तो फिर उत्तल लेंस। कब ये अवतल के जैसा काम करता है, हाँ इसका सराउंडिंग, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये μ1, यदि μ1 इज ग्रेटर देन है μ2 तो जो जैसा लेंस दिख रहा है वैसा ही काम, नहीं। और यदि μ1 इज लेस देन μ2 हो जाए तो फिर ये लेंस चेंज कर जाएगा, नेचर इसका क्या कर जाएगा, नेचर चेंजेज। नेचर चेंज का मतलब क्या हो गया, वो यदि उत्तल है, उत्तल हो तो वो काम करेगा किसके जैसा, अवतल के जैसा, और यदि अवतल है तो किसके जैसा काम करेगा, उत्तल के जैसा काम करेगा। ये बात समझ में आ रहा है। और इसमें डज नॉट, नेचर डज नॉट चेंज, क्या लिख सकते हैं, नेचर डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज मतलब उत्तल है तो उत्तल के जैसा, उत्तल है तो कैसा, उत्तल के जैसा। ये बात समझे, जो इसका सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होना चाहिए, तब फिर जैसा दिख रहा है वैसा काम। और यदि सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा हो जाए, ज्यादा हो जाए उसके लेंस से, तो फिर वैसे स्थिति में क्या काम करेगा, वो उत्तल दिख रहा है तो अवतल के जैसा काम करेगा, और अवतल दिख रहा है तो उत्तल के जैसा काम, नेचर चेंज कर जाएगा। बात समझे, यदि कन्वर्जिंग है तो डाइवर्जिंग के जैसा काम करेगा, और डाइवर्जिंग है तो कन्वर्जिंग के जैसा काम करेगा। चलिए नेक्स्ट, हाँ तो ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस इज, पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय पदार्थ कैसा होता है, 0 से मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी
कांस्टेंट रहेगा, इन्फिनिटी थोड़ी ना हो जाएगा। कप्पा का वैल्यू क्या होता है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कप्पा ना हो गया, क्या होता है बोलिए? जीरो तो नहीं होगा पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए, कांस्टेंट होता है, पॉजिटिव वैल्यू होता है और 1 से बड़ा होता है। देखिए लिखा हुआ है कॉपी में, हाँ? क्या हुआ ना, कॉपी में लिखाया हुआ होगा मैग्नेटिक, देखा है कॉपी में लिखाए थे ना प्रॉपर्टी जी। अब ऐसा स्थिति है तो कांस्टेंट ही मारिएगा, और क्या, डिपेंडेंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड। क्या चीज, इन्फिनिटी और जीरो तो होगा नहीं बाबू, क्या मार लीजिए, कांस्टेंट मारिए। नेक्स्ट क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन, क्या चीज, hc/λ, क्या हो जाएगा, और इसी को लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी के टर्म में एच न्यू है, इसी को क्या लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी के टर्म में एच न्यू, या फिर लाइट, क्या लिखा हुआ, ओवे, ओवे ऐसे लिखा था। अच्छा, प्रकाश के रंग का कारण, प्रकाश के रंग का कारण क्या है, वेवलेंथ, वेवलेंथ नहीं है तो फिर क्या मारिएगा, हाँ फ्रीक्वेंसी मारिए, ठीक है फ्रीक्वेंसी लिखिए, वेवलेंथ चेंज करेगा तो फ्रीक्वेंसी कोई जरूरी थोड़ी, होना तो चाहिए वेवलेंथ इसका मेन। लगाना पड़ेगा, बात समझे, जैसे v इक्वल टू क्या पढ़े हैं, टू लेमडा, फ्रीक्वेंसी तो एक ही होगा लाइट का, वेवलेंथ अलग अलग रहता है, जिसके कारण क्या होता है, उसका कलर चेंज करता है, और जब वेवलेंथ चेंज करेगा तो वेलोसिटी भी क्या कर जाएगा, चेंज करेगा। क्या लिखिएगा, वेवलेंथ, वेवलेंथ, एक्चुअल में आंसर इसका क्या होना चाहिए, वेवलेंथ, बात समझे, और वेवलेंथ नहीं है तो वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी नहीं, क्या चीज मारेंगे, वेलोसिटी। नेक्स्ट, पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, कौन सा, v²/r, पावर का फॉर्मूला क्या क्या पढ़े थे, P = क्या चीज, I²R, और P = v²/r, कौन सा हो गया, I²R कहीं नहीं है, v²/r, सी ऑप्शन है, नहीं ये तीनों फॉर्मूला पावर का ही है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इक्वाटोरियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, बताइए क्या हो, इक्वाटोरियल पोजीशन यहां पर ना आया था, है? कितना, जीरो कैसे आ जाएगा, क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अच्छा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इक्वाटोरियल प्लेन, ठीक है, यहां पर तो फिर कैसा हो जाएगा, इसके कारण ये सब वाला बात नहीं है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहे थे, यहाँ पर ये वाला इक्वाटोरियल प्लेन हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा पोटेंशियल, V1 के कारण KQ/R, R का वैल्यू यहाँ पर लिए थे √A² प्लस R², नहीं √A² प्लस R², और इसके कारण लिखेंगे तो V2 तो माइनस में आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस क्यू में रहेगा और ये माइनस क्यू में, तो आ जाएगा √A² प्लस R², दोनों को जोड़ेंगे तो नेट पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हम सोच लिए, 3 नंबर, ऐसे बनाएंगे। नेक्स्ट, द वर्किंग ऑफ डायनमो इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किसका, डायनमो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण।
हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से तो उष्मा से बात होगा। इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म, प्रेरित चुंबकत्व, बात समझे। ये जब किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते थे तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता था, नहीं तो घट जाता था, उसी को कहते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। बात समझे। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी, ये तो वही हो गया ईएमएफ उत्पन्न होगा तो, बात समझे। यहां पर क्या मारेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। द मॉडुलस इंडेक्स ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहां से कहां तक होगा, 0 से 1 तक। कितना, 0 से 1 तक। नेक्स्ट, द सोलर स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, बताए थे 3 तरह का बताए थे। हाँ? एक बैंड स्पेक्ट्रम और एक लाइन स्पेक्ट्रम, जिसमें एक लाइन मिलेगा फिर काला धब्बा मिलेगा फिर एक लाइन, और व्हाइट लाइट वाला कैसा था, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम था। यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर क्या पढ़े हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू, बोलिए तो, चार्ज बाई एरिया। क्या हो जाएगा, चार्ज का हो जाएगा कूलम और बाई मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर, कूलम पर मीटर स्क्वायर, ए नंबर। लिख लिए। नेक्स्ट, बढ़ाया क्या, ये पहले वाला कौन था, ये था। द वेव फ्रंट ड्यू टू ए पॉइंट सोर्स चार्ज स्फेरिकल, क्या चीज, कौन सा, स्फेरिकल। सिलेंड्रिकल कब होगा, जब लीनियर सोर्स ऑफ चार्ज हो, कैसा होगा, लीनियर सोर्स ऑफ चार्ज होगा तब। और प्लेन कैसा होगा, जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट होगा तब। क्या लिखेंगे, पैरेलल बीम ऑफ लाइट होगा तब। और सर्कुलर तो संभव ही नहीं, सर्कुलर वेव फ्रंट होता है। द रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर, एमीटर्स को कैसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और श्रेणी क्रम वाला का रेसिस्टेंस कैसा होना चाहिए, 0 या वेरी लो भी रहे तो चल सकता है। आइडियल बोल दिया तो 0 मानेंगे, ऐसे क्या लो, या स्मॉल भी रहेगा, नहीं कुछ रहेगा स्मॉल रहेगा तो स्मॉल मारेंगे। व्हेन टू बल्ब ऑफ पावर 60 वाट एंड 40 वाट आर कनेक्टेड इन सीरीज, किसमें जोड़ा गया है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया है। और देन द पावर ऑफ देयर कॉम्बिनेशन, सीरीज में 2 बल्ब को जोड़ा गया, अब बताना है इसका कॉम्बिनेशन के द्वारा, पहले तो इसका रेसिस्टेंस निकाल दीजिए, नहीं बात समझे। इस कॉम्बिनेशन के द्वारा कितना पावर कंज्यूम किया जाएगा ये निकालना है। ये निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों का रेसिस्टेंस R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई पी, नहीं बात समझे। वी स्क्वायर बाई पी मतलब वी स्क्वायर तो कांस्टेंट ले लेंगे, ना बात समझा। ठीक है, पी का वैल्यू एक आ गया 60 वाट, R2 इज इक्वल टू इसी तरह क्या हो जाएगा, 40 आ जाएगा। आर इक्विवेलेंट सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे तब, बोलिए दोनों को, ये आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो 60 120 लिख सकते हैं एलसीएम, 120 तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 2 भी और प्लस 3 भी, नहीं आ गया तो आर इक्विवेलेंट बराबर कितना हो गया 5 वी स्क्वायर बाई 120। अब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे तो आ जाएगा P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, तो V का वैल्यू आ गया वी स्क्वायर और बटा 5 वी स्क्वायर और इंटू 120, तो कितना आ जाएगा 24। कौन सा आंसर आ जाएगा 24 बार। बात समझ में आया, क्या बोलिए, कोई दिक्कत।
ये बताया था। सकता है ये ट्रिक जितना याद रखिए वही ना खेल। बात समझे? चलिए नेक्स्ट। The earth magnetic field BH if the frequency of oscillation of magnetic needle is n। the time period बराबर पढ़े थे, याद है? बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। आई बटा पी एच एम बी एच, एम बी एच हो गया। अब फ्रीक्वेंसी 1 बटा, इसका उल्टा होता है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? एम बी एच और बटा आई का रूट और इंटू 1 बटा 2 पाई। तो फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी एच का रूट या फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी एच। तो यानी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो एन स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या चीज? बी एच। नहीं हो गया कोई दिक्कत? मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फ्रॉम नॉर्मल एडजस्टमेंट क्या बताए थे? एफ ओ बाई एफ ई, एफ ओ बाई एफ ई। नेक्स्ट, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए, स्टेप अप मतलब सेकेंडरी कॉइल में पोटेंशियल का मान ज्यादा चाहिए, और सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा पोटेंशियल चाहिए, इसका मतलब क्या चाहिए? ज्यादा नंबर ऑफ टर्न चाहिए, तो N2 में फेरों की संख्या ज्यादा होना चाहिए। और क्या क्या हो सकता है? तो इसमें और क्या लिखा जा सकता है? I2 इज ग्रेटर देन I1 और I2 इज लेस देन I1। इतना बात लिख सकते हैं। ये तीनों में कोई भी बात रह सकता है, नहीं डाउट, तीनों बात लिखा जा सकता है। I2 इज ग्रेटर देन, स्टेप अप का मतलब हो गया, और स्टेप डाउन में इसका उल्टा। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू एंड पिक वैल्यू, रूट आई आर एम एस और आई नॉट का रेशियो बताना है। आई आर एम एस बराबर क्या पूछे हैं? बताए हैं आई नॉट बटा रूट टू। आई आर एम एस और बाई आई नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट टू। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन हो गया डी ऑप्शन। फॉर्मूला जो जानते हैं, यदि यही उल्टा पूछता कि आई नॉट बटा आई आर एम एस का वैल्यू कितना है, तो फिर क्या लिखते? रूट टू। नहीं, यहाँ पर पूछ रहा है आई आर एम एस वैल्यू और पिक वैल्यू। पहले आई आर एम एस लिखा, उसके बाद पिक वैल्यू लिखा, नहीं लिखा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? किसका? डायमंड। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है? डायमंड। ये तो ओपेक मीडियम कैसा है? ओपेक मीडियम है। ग्लास और वाटर में किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। सबसे कम पानी का, एयर का, सबसे कम में एयर का। विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द रेसिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेज, घटता है रेसिस्टिव, क्योंकि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर बढ़ता है। तो इसमें क्या इंक्रीज ना बोला है, यहाँ इंक्रीज बोल रहा है। क्या बोल रहा है? इंक्रीज। ये उल्टा होता है। क्या चीज? यदि यही कंडक्टर रहता तो कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाते तो इंक्रीज है। ये कंडक्टर का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता बढ़ता है, नहीं? और वही सेमीकंडक्टर का क्या होता है? ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता घटता है, नहीं? कोई डाउट है? ताप बढ़ाने पर घटता है ना?
प्रतिरोधकता घटता है। क्या हो गया, बस कह रहा है। नेक्स्ट, ग्रामर पढ़ना तुम लोग। cylindrical lens is used to correct the eye defect is called astigmatism। 3-4 तरह का बताए थे ना। पहला क्या था, मायोपिया। क्या था, मायोपिया। इसके लिए क्या चाहिए, निकट दृष्टि दोष इसको कहते थे। क्या कहते थे, निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा, कॉनकेव लेंस का। कौन सा लेंस का, और क्या चीज, हाइपरमेट्रोपिया, ये ना दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष इसके लिए कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस। और एक था एस्टिग्मेटिज्म, जो यहां लिखा हुआ है एस्टिग्मेटिज्म। इसके लिए कौन सा, सिलेंड्रिकल लेंस। और फिर प्रेस बायोपिया। तो यहां तो लिख ले था सब, काहे लेकिन लिखे। इसमें कौन सा हो जाएगा, कॉनकेव, और इसमें कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स कॉनकेव, और इसमें सिलेंड्रिकल, इसमें बाईफोकल। एक बार देख लीजिएगा, कॉपी में सब लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ई क्रॉस बी। कौन सा याद रखेंगे, ई क्रॉस बी। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन क्या होता है, या तो उसी के डायरेक्शन में या तो उसके पैरेलल। बोलिए नेक्स्ट, बोलिए टॉर्क बराबर क्या होता है, एम क्रॉस बी। दो चीज, टॉर्क बराबर एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़े हैं, ई क्रॉस नहीं, पी क्रॉस ई। क्या पढ़े हैं, पी क्रॉस ई। और यहां पर टॉर्क बराबर क्या पढ़े हैं, एम क्रॉस बी। और जब कोई कुंडली रहता था तो टॉर्क बराबर नहीं पढ़े थे, पढ़े थे। हाँ, क्या चीज इसमें हुआ था, आई इंटू ए क्रॉस बी, नहीं, और इसमें एन से मल्टीप्लाई किए थे, ये टॉर्क बराबर आया था। कुंडली था तब, बहुत सारा टर्न का कुंडली रहता था तब, ये एक टर्न पर ये, या फिर कोई मैग्नेट पर, और ये इलेक्ट्रिक के कारण। कौन सा हो गया, एम क्रॉस। नेक्स्ट, the height of TV tower at a certain place is 245 meter, the maximum distance up to which its program can be received। मैं बात समझे, कितना दूरी तक रिसीव किया जा सकता है। तो बताए थे D बराबर अंडर रूट ऑफ 2HR, नहीं लिखा हुआ है कहाँ, कम्युनिकेशन सिस्टम। यहां पर दिया हुआ है कितना, आर का वैल्यू लेना है 6400 किलोमीटर। कितना लेना है, अंडर रूट ऑफ एच का वैल्यू 245 और आर का वैल्यू 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर नहीं हो गया तो कितना हो गया, ये हो जाएगा 490। नहीं हो गया, हुआ या नहीं, और जीरो हो जाएगा 5 को हो गया, तो ये आ जाएगा इसमें से 7 और इसमें से 8, 7 7 49 80 80 64, और इसमें से 10 के पावर 3, तो ये 8 7 56 किलोमीटर हो जाएगा। कितना मीटर आएगा, तो ये कौन सा हो गया, 56 किलोमीटर। नहीं, ये कहाँ से पढ़े थे, कम्युनिकेशन सिस्टम में। कहाँ पर पढ़े थे,
कम्युनिकेशन सिस्टम, इसमें कैपिटल याद, ये आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, यहाँ पर आर क्या रखेंगे याद, रेडियस ऑफ अर्थ, ये क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ, ये पृथ्वी की त्रिज्या है। पृथ्वी की त्रिज्या कितना लेंगे, रफली हम लोग 6400 किलोमीटर लेते हैं, या फिर इसी को लिख सकते हैं 4.6.4 इंटू 10⁶ रेडियस ऑफ अर्थ। हो गया, क्वेश्चन नहीं मिल रहा, बन गया था। कम्युनिकेशन सिस्टम वाला लास्ट में जो बताएं, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप एट द मैग्नेटिक पोल, बोलिए पोल पर कितना, 90 डिग्री, और ये जीरो कहाँ होगा, इक्वेटर पर, जीरो कहाँ पर होगा, इक्वेटर नहीं, और 90 कहाँ पर होगा, दोनों पोल पर, दोनों पोल पर। नैंड गेट एंड ए डॉट बी, एंड ये किसका है, और गेट, और ये किसका है, एंड गेट का, और ये किसका है, नॉर गेट का, और ये किसका हो गया, नैंड गेट। खत्म हो, चलिए बताइए क्या है, बताइए, क्यू चार्ज इज प्लेस्ड inside any spherical surface, then total flux coming out from whole surface। तो गॉस थ्योरम लगाना है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, सबसे ज्यादा बार हम इसको पूछते हैं बाबू, गॉस थ्योरम नहीं, फाई इज इक्वल टू क्या चीज, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, कितना चार्ज रखा क्यू और बटा एप्सिलॉन नॉट, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर। नहीं हो गया, गॉस थ्योरम ही डायरेक्ट है। क्या हो गया देखिए तो, alternating current, an alternating current circuit, the phase difference between I and voltage is phi, then wattless component of क्या चीज, करंट, फेज डिफरेंस पूछ दिया हुआ है नहीं, x और y दोनों के बीच का फेज डिफरेंस, इधर मान लिया जाए हम I मान लिए, हाँ बात समझे, इधर मान लिए हम लोग जाई, और इधर मान लिए क्या चीज, आई, है ना, और इसी दोनों के बीच का कोण को कहते हैं फाई। तो वाटलेस करंट, तो हम लोग पावर पढ़े हैं, तो पावर में क्या आया था, जाई आरएमएस, आई आरएमएस कॉस फाई। तो फाई का मान वाटलेस करंट का मतलब होता है पावर कब जीरो होगा, तो ये कितना पर जीरो होगा, जब 90 होगा, मतलब इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो इसका परपेंडिकुलर इधर वाला कंपोनेंट तो हो जाएगा क्या चीज, जाई कॉस थीटा कॉस फाई, नहीं परपेंडिकुलर इधर वाला ना होगा, तो जाई साइन फाई, क्या हो जाएगा, वाटलेस करंट। बात समझ में आया या नहीं, नहीं आया तो बोलो, नहीं आया। वाटलेस का मतलब हो गया कि यहां पर टोटल पावर लॉस कैसा हो जाए, जीरो हो जाए। तो इस दोनों, अब जैसे मान लीजिए इस कंपोनेंट, इस पोटेंशियल को हम दो कंपोनेंट में ब्रेक कर, एक तो आ गया इसके डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में, और जब करंट के डायरेक्शन में बच गया तो यहाँ पर कॉस फाई का वैल्यू कैसा लेंगे, जीरो लेंगे। अब वाटलेस बोला मतलब पावर लॉस नहीं होना चाहिए था, पावर लॉस किसके कारण नहीं होगा, इधर वाला कंपोनेंट के कारण, तो इधर वाला कंपोनेंट कितना है बात समझे, यहाँ पर जाई को नहीं लेकिन तोड़ने का रहा था, आई को तोड़ने का रहा है, नहीं बात समझे, मान लिया जाई इधर है और आई इधर, तब दोनों के बीच का कौन फाई का लाए, ये तो डिपेंड करेगा कौन आगे कौन पीछे है, ये सर्किट पर, एल सर्किट है, आर सर्किट है, एल आर सर्किट है, किस पर है तो किधर होगा, ये वाला आई है तो इसका इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, आई कॉस आई, ये वाला तो इसके कारण तो पावर कंज्यूम होगा और इसके कारण पावर कंज्यूम नहीं होगा, ये कैसा हो जाएगा, साइन
हो गया। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेस, तो इसका पहले पावर जोड़ देते हैं हम लोग। नहीं, पहले पावर का पी इक्विवेलेंट बराबर पढ़े थे, P1 प्लस कैसा P2, तो P1 कैसा हो गया -15 और +5 कितना हो गया -10 डायोप्टर, और इसके बराबर 1/f इक्विवेलेंट कर देंगे, तो f इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा 1/10 माइनस में कितना मीटर, और मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई, मतलब -10 सेंटीमीटर, तो -10 सेंटीमीटर, ज्यादा लिखा है -10 सेंटीमीटर। बात समझ में आया, पावरे को जोड़ दिए। हाँ, अभी सब बताना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट बताइए तो अच्छे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू ई डॉट डी एस होता है, तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कुलम और इंटू मीटर स्क्वायर, या फिर इसी को लिख सकते हैं वोल्ट पर मीटर और इंटू मीटर स्क्वायर, मतलब वोल्ट इंटू मीटर, ये दोनों यूनिट हो जाएगा। एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, नहीं क्या चीज आपको साबित करना है, निकाल देना है माइनस ऑफ डीवी बाई डी आर। नहीं, एक बार इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफिनेशन यूज करेंगे, डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, और दूसरा बार क्या करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर आई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। बात समझे, नहीं आ जाएगा। ऐसे जितना बार निकाले हैं गॉस थ्योरम लगा करके इलेक्ट्रिक फील्ड, सब में ये काम किया, अलग से भी किया हुआ है और प्रत्येक में किया हुआ है। बात समझे। नेक्स्ट क्या बोला, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ 3 कैपेसिटर। चलिए ये सब क्वेश्चन बताते हैं, साथ हम काट लें। चलिए नीचे बता देते, इक्विवेलेंट इधर कर देते हैं, इक्विवेलेंट टी छूटा हुआ है इसमें, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ 3 कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज 6 microfarad. If these 3 capacitor are connected in parallel, find out, अच्छा इक्वल दिया हुआ है, प्रत्येक का कैपेसिटेंस कैसा है सी सी और सी, तीन गो है, पहले किसमें जोड़ा गया है, किसमें जोड़ा गया है सीरीज में, सीरीज में सी इक्विवेलेंट बराबर 1/c इक्विवेलेंट बराबर 1/c प्लस 1/c, नहीं सी इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा बोलिए c/3। पहले यदि 1/c इक्विवेलेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/c इक्विवेलेंट करेंगे तो आ जाएगा 3/c, तो c इक्विवेलेंट बराबर आ जाएगा c/3, नहीं और इसी का वैल्यू दिया हुआ है कितना 6 माइक्रोफेराड, तो ये आ जाएगा इतना, तो c इक्विवेलेंट बराबर कितना हो गया 6 और गुना 3 मतलब कितना 18 माइक्रोफेराड का एक है। अब इस तीनों को बोला पैरेलल में जोड़ना है, तो पैरेलल में C इक्विवेलेंट बराबर होता है C1 प्लस C2 प्लस C3, ऐसा ऐसा तीन को जोड़ना है, तीन वो है, बात समझे। तो ये आ जाएगा 18 प्लस 18 प्लस 18, 18 ही 54, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नहीं है, बात समझे। आज जरा एग्जाम में बनाएंगे तो जिस ढंग से बनाएंगे, पहले तीन को मान लेंगे सीरीज में, ऐसे मान लेंगे, जरा बढ़िया से लिखेंगे, तो जोड़ देंगे किसी बैटरी से, नहीं भी जोड़िएगा तो चलेगा, बात समझिए। अब यहाँ पर C1 इज इक्वल टू भी C, C2 इज इक्वल टू भी C और C3 इज इक्वल टू भी कैसा C, नहीं हो जाएगा, अरे होगा या नहीं। और फिर इसी तीनों को हम लोग किस में जोड़ देंगे, यहाँ के बाद ये तो 18 आ गया, इसके बाद पैरेलल में ऐसे ऐसे करके जोड़ देंगे, एगो फिगर भी बना दे, तब ना शोभेगा तितली नंबर, 2 नंबर में 2 नंबर, मतलब जो आ रहा है उसको इतने ढंग से लिख दें कि चाह करके भी आधा नंबर नहीं कर, क्योंकि टाइम बहुत रहेगा, 3 घंटा टाइम किसको घट जाएगा, किसको नहीं यार। अब ऐसे ही कुछ कुछ बना के लिखेगा, एक लाइन लिखेगा फिर सोचेगा एक लाइन लिखेगा, तो ऐसे में टाइम लगेगा ही। इसको आ रहा है 10 को क्वेश्चन का आंसर देना,
और 3 गो उधर, 10 3 13 गो क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन है लिखना है। आधा पौन घंटा में ऑब्जेक्टिव बन जाना है, आ रहा है तो बन जाना है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। दुगना ऑब्जेक्टिव दे रहा है, क्या है जो जरिए से अभी दिमाग पर जोड़ पड़ रहा है उसको पहला लाइन में छोड़ते चलेंगे। एकदम जो एक्यूरेट आ रहा है कि एकदम 100% यही होगा, पहला बार में तो वही बनाएंगे। अब देखेंगे कितना पूरा, मैं बात समझे, पहला राउंड में यदि 25 पुर गया, 35 पुर गया, तो ऐसा नहीं करिएगा जो सर बताए थे, बहुत इंपॉर्टेंट बात, एगो उधर की एगो इधर की, वैसे नहीं कि ज्यादा है। जब भी बनाना है तो एक बार हल्के हल्के मार्किंग कर लेना, बात समझे, और उसके बाद एक बार अस्थिर से एकदम बोल बोल के, मतलब इतना कस के नहीं बोलना है कि दूसरे को डिस्टर्ब हो। 1 नंबर का सी इधर देखे इधर देखे, आराम से करना है, क्योंकि आपका 1 नंबर मतलब 0.2% होता है, बात समझे। कोई भी सब्जेक्ट का, ऐसा नहीं कि केवल फिजिक्स की बात बता रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट में 1 नंबर भी कटा तो 0.2% आपका परसेंटेज नीचे गया, बात समझे। तब बनाना केवल कलाकारी नहीं है, हाँ फिल भी करना कलाकारी है, बढ़िया से फिल करिएगा तब ना बढ़िया नंबर आएगा। गलती नहीं करना है, प्रेशर में नहीं। शुरू में जैसे ही एग्जाम हॉल में जाता है ना तो प्रेशर ज्यादा रहता है, ये ऑटोमेटिक क्रिया है, कोई भी, हम भी जाते हैं तो शुरुआत में पता नहीं क्या, फिर 10 मिनट बीतेगा तो थोड़ा कम होगा, आधा घंटा बीतते बीतते प्रेशर जो भी है सब रिलीज हो जाए, बात समझे। तो इसलिए अस्थिर से करें। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और था, क्या बोला, टू resistor of resistance ratio 3:4 connected in parallel, compare the magnitude of heat produced। अच्छा, समांतर क्रम में जोड़ा गया, समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो क्या होगा, भी कांस्टेंट हो जाएगा, नहीं, और भी जब कांस्टेंट हो गया तो फिर क्या करेंगे, बोलिए, भी कांस्टेंट हो गया तो बताइए, तो यह चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, अभी बताएं, तो H1 बटा H2 इज इक्वल टू R2 बटा R1। तो कंपेयर क्या करना है, यहाँ 4/3 हो जाएगा, नहीं, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, H इज इक्वल टू V²/R इंटू टी, ऐसे लिखेंगे। लॉरेंज बल्ब क्या है, व्हाट इज सन, टू उपयोग लिखे हैं। और बोलिए, लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, डिस्कस। बाद में बताएंगे, इसमें डिस्कस क्या, विवेचना करना है, क्या लिखेंगे कि इसका है? नहीं जी, इसमें डिस्क्रिप्टिव लिखेंगे कि लेंज लॉ में कुछ भी बताए हैं जैसा भी न्यूमेरिकल, फैराडेज लॉ आता तो सोचते भी, इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना है। क्या लिखना है कि यदि जो उन्होंने देखा, किसी कुंडली में नॉर्थ पोल को बढ़ाते हैं और इसमें गलती से नॉर्थ पोल को क्या कराते हैं, इंक्रीज कराते हैं, और इसमें यदि बन जाए साउथ पोल, बनेगा क्या चीज, नॉर्थ पोल इंक्रीज कराते हैं तो नॉर्थ पोल बनता है, यदि साउथ पोल बन जाता तो ऑटोमेटिक नॉर्थ और साउथ पोल के बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगता, जिससे कुंडली और चुंबक के बीच रिलेटिव मोशन होने लगता, और इस रिलेटिव मोशन के फलस्वरूप कुंडली से संबंधित फ्लक्स में परिवर्तन स्वतः होने लगता है। नहीं, कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन से ईएमएफ स्वतः उत्पन्न होने लगता, तो स्वतः तो कभी उत्पन्न हो नहीं सकता है, इसलिए जब भी होगा तो लेंज लॉ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यही बात बताए थे पहले। एक बार आप सही वाला विवेचना कर दीजिए कि लेंज लॉ है क्या, टाइप करना है तो क्या, लेंज लॉ है क्या, जब किसी कुंडली में नॉर्थ पोल को इंक्रीज कराते हैं, ऐसे तो लिखाए थे क्या चीज, हाँ सही है, क्या लिखाए थे, किसी कुंडली से संबंधित फ्लक्स में परिवर्तन के फलस्वरूप विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उसी कारण का विरोध करता है जिस कारण से उत्पन्न हुआ है। यहां पर हम लोग उसी को और लिखेंगे, अर्थात
जब किसी कुंडली में नॉर्थ पोल बढ़ाते हैं तो उस कुंडली में इस प्रकार से पोल उत्पन्न होता है, अर्थात उस कुंडली में नॉर्थ पोल ही उत्पन्न होता है यदि नॉर्थ पोल इंक्रीज कराते हैं तो। यदि ऐसा नहीं होता तो फिर अपने आप स्वतः उत्पन्न होने लगता है ईएमएफ, जो कि संभव नहीं है। बस इतना ही। बात समझ में आया क्या क्या लिखना है? सीधा पहले लेंज लॉ लिख देना है। और होता क्या है, जब नॉर्थ पोल को बढ़ाते हैं तो इसमें कौन सा पोल बनना चाहिए? नॉर्थ पोल बनने लायक इसमें क्या चीज होना चाहिए? करंट उत्पन्न होना चाहिए। होता है। और यदि इसका उल्टा हो जाता तो स्वतः रिलेटिव मोशन होने लगता है, रिलेटिव मोशन के फलस्वरूप उसमें फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है, और फ्लक्स में परिवर्तन होता तो करंट भी स्वतः बन जाता, जो कि संभव नहीं है। नेक्स्ट, एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन मीन वैल्यू एंड पिक वैल्यू। नहीं, ये रिलेशन जो 2 नंबर में पूछे हुए हैं। हाँ, आई एम बराबर या जाई एम इज इक्वल टू बताए हैं ना? क्या बताए हैं? पाई बाई, नहीं, आई नॉट बटा पाई, है ना? बताए हैं जी, जाई नॉट बटा पाई, 2 केवल होता है। अच्छा, ऊपर 2 जाई पाई पाई। बात समझे? 2 नंबर में भी पूछे हुए, और इसमें याद रखना होता है कितना में लेते हैं? हाफ टाइम पीरियड। कितना में लेंगे? जब भी मीन वैल्यू करंट साबित करने के लिए लगा तो कितना में लेना होगा? लिमिट जो पुट करेंगे हाफ टाइम पीरियड पुट, मतलब 0 से t/2 तक, या फिर t/2 से t तक। आप ये सब छोड़िए, 0 से कहां तक में हमेशा पुट करना है, नहीं तो पूरा टाइम पीरियड में लिए तो 0 आए, हमेशा 0 आ जाएगा। व्हाट आर द रिएक्टेंस एंड इंपिडेंस ऑफ अल्टरनेटिंग सर्किट? रिएक्टेंस और इंपिडेंस क्या है? रिएक्टेंस जब किसी अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में केवल एक ही तरह का उत्पन्न ये लगाते हैं, जैसे या तो यल लगाएं, या तो इंडक्टर लगाएं, या तो प्रतिरोधक लगाएं, या तो कैपेसिटर लगाएं, तो उसके रेसिस्टेंस को कहते हैं क्या चीज? रिएक्टेंस। और जब एक साथ किसी अल्टरनेटिंग सर्किट में 2 इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाए, अर्थात यल और आर, मतलब प्रतिरोधक और क्या चीज? इंडक्टर, या फिर प्रतिरोधक और कैपेसिटर एक साथ उपयोग किया जाता है, तो जो रेसिस्टेंस उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? इंपीडेंस। दोनों एक प्रकार का, ये भी रेसिस्टेंस है और ये भी एक प्रकार का, इसमें 2 इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं और इसमें एक का करते हैं। एक का करते हैं तो जो कहलाता है रिएक्टेंस, और जब 2 का या 2 से अधिक का उपयोग करते हैं तो इंपीडेंस। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तो कुछ भी लिख सकते हैं। नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसमें नाम ही नहीं लिया, तो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का 2 प्रॉपर्टी लिख दीजिए। जैसे परावर्तन की घटना कराता है, पोलराइजेशन की घटना कराता है, स्पीड सबका बराबर रहता है, इसमें कोई भी 2 लिख दिए। नेक्स्ट, 2 थिन लेंस ऑफ पावर इतना डायोप्टर एंड कोएक्सियली एट 10 सेंटीमीटर, फाइंड द फोकल लेंथ। बताया गया है, खूब न्यूमेरिकल पूछे हुए बाबू। बात समझे? ऐसा क्वेश्चन पूछ। नेक्स्ट क्या बोला? क्या बोल रहा है ये? 5 डायोप्टर। अच्छे, इसमें लगाना है 1/f इक्विवेलेंट वाला, नहीं 1/f1 और प्लस 1/f2 माइनस d/f1 इंटू f2। f1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? यहाँ पर पावर दिया हुआ है, तो पावर दिया हुआ है 5, तो फोकल लेंथ हो जाएगा 1/5, नहीं
उल्टा करेंगे तो फिर से कितना आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा 4, और ये माइनस डी 10 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदल दिए नहीं, और 5 गुना ऊपर में ही होगा, अच्छा हाँ ऊपर में ही होगा कितना 5 गुना 4, तो क्या हो गया 9, और माइनस 20 2 नहीं आ जाएगा, आ जाएगा 7, ये 1/f का वैल्यू, तो f का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/, पक्का ना, ठीक है ना जी। चलिए, डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेनबो एक बार बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, डिस्क्राइब टू शॉर्ट कमिंग ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, क्या बात समझे, दो कमियां, दो कमी, तो सबसे पहला तो कमी क्या है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए केवल वैलिड है ना, दूसरा कमी क्या है बताइए, नहीं याद है, बोलो बोलो ना जी, याद है नहीं है, एक तो कमी सबसे पहला क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट के लिए वैलिड है, मतलब मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है, और दूसरा बताइए, चलो बुक देख, चांस इतना ईयर पर ईयर, डीके कांस्टेंट दिया है, तो बताइए तो इसको, बोलिए, हाँ हाफ लाइफ बराबर क्या बताए थे, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 और बटा लेमडा, है ना, लेमडा का वैल्यू दिया हुआ है, क्या चीज 0.693 और बाई 5.2 और इंटू 10 के पावर -3 ईयर, तो इतना ईयर हो जाएगा, अब इसमें जो गुना भाग करना कर लीजिए, ट्रूथ टेबल ऑफ एंड बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ एंड और गेट बताना पड़ेगा, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट, डिफाइन फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए सरफेस, फ्लक्स का वैल्यू लिखना है, तो फाई इज इक्वल टू क्या पढ़े थे, ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर रखने पर, किसी इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर रखी गई सतह से गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में फील्ड लाइंस के लंबवत रखी गई सतह से गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं, बस यही तो लिखना है। फाई इज इक्वल टू, एक फिगर दिखा दीजिएगा, ऐसा वाला फिगर नहीं दिखाना है, जब भी दिखाना है तो कैसा वाला दिखाना है, टेढ़ा वाला, और इसका एरिया वेक्टर ds इधर और ये इधर, दोनों के बीच का कोण कैसा नहीं, अब फाई इज इक्वल टू यहीं पर लिखेंगे क्या चीज, ई इसका इधर वाला कंपोनेंट ds cos थीटा
तो यहाँ पर ds cos थीटा, तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट ds। टेढ़ा वाला दिखाना है, बोलेंगे नॉर्मल वाला तो नहीं, वो कंपोनेंट नॉर्मल लेने का बनेगा। क्या बोला, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए मीडियम ए इज v, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन b इज 2v, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी दिया हुआ है, तो आपको म्यू a इज इक्वल टू c बाई v और म्यू b इज इक्वल टू क्या चीज, c बाई 2v। तो म्यू a बाई म्यू b क्या हो जाएगा, c बाई v, और ये तो पलट जाएगा 2v बाई c, तो c से कट गया, म्यू a बटा म्यू b का वैल्यू कितना हो गया। बात समझे, ऐसे बनाते हैं, कोई दिक्कत है इसमें? न्यूमेरिकल देख के तो लोग को इन्हें वर्टिकली अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बी, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, ऊपर की ओर मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें चार्ज पार्टिकल को फेंका गया इस डायरेक्शन में, ईस्टवार्ड, ईस्टवार्ड। अब इधर ही ईस्ट होता है, चलिए इधर भी क्या है, ईस्ट है। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द पार्टिकल, द मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी में ईस्ट है, तो ईस्ट है तो इधर किधर का जाएगा, फोर्स का डायरेक्शन ये है ना, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर, और चार्ज पार्ट के लिए करंट के डायरेक्शन में रखते थे मिडिल फिंगर को, तो ऐसे रखेंगे अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग है लेफ्ट हैंड रूल। तो ये कौन सा डायरेक्शन है, इधर कौन सा इधर नॉर्थ है या साउथ है, नॉर्थ, इधर नॉर्थ है कि साउथ है, इधर साउथ है, नॉर्थ तो इधर है, इधर कौन सा है, साउथ है, इसमें आंसर तो आ जाएगा साउथ। के लिए करेंगे क्या चीज, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, मिडिल फिंगर ये इंडेक्स फिंगर इज अलोंग कौन सा, हाँ अकॉर्डिंग टू लिख लो, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इंडेक्स फिंगर इज अलोंग magnetic field, along magnetic field, and middle finger is along velocity of charge particle, velocity of charge particle, then thumb choose the direction of force on the charge particle, hence the direction of force is toward, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, hence direction of force on this charge particle is towards south, मतलब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लिख करके ज्ञात कर लिए और उसके बाद क्या कर दिए, एक लाइन में भी, इसमें तो देखो एक लाइन में आंसर मिलना, इसमें क्या दिखाएंगे हम, हाथ को नहीं दिखा सकते हैं, या अकॉर्डिंग टू क्रॉस प्रोडक्ट भी क्रॉस भी नहीं, अब भी किधर था, वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल ईस्टवार्ड, अब बी ऊपर, बी बंद किए, कहां बता रहा है, इधर ही बता रहा है, पता है। इलेक्ट्रिक डायपोल, एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, नहीं पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल कर निकालते थे, ऐसे भी निकल जाता है क्या, दूरी निकाल के निकाल ही सकते हैं। स्टेट एंड एक्सप्लेन किचॉफ्स लॉ, किचॉफ्स का दो नियम है, दोनों को लिखना है। बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, नहीं बात समझे, व्हीटस्टोन ब्रिज याद है ना, 4 रेसिस्टेंस और 1 गैल्वेनोमीटर, और यहां पर क्या चाहिए, गैल्वेनोमीटर, P Q R S,
यहां से पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, यहां से करंट देते। हाँ, अप्लाइंग दिस, मतलब अप्लाइंग दिस इसलिए यहाँ पर अप्लाई, यहीं पर ना ये किरचॉफ का जंक्शन ला लगाते हैं, आई इज इक्वल टू आई पी और बटा आई क्यू। सब साबित किया। कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज जो बताए थे, P बटा Q इज इक्वल टू R बटा S, ये निकाल देना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, निकाला हुआ है कॉपी में, कॉपी में निकाला हुआ है, कुछ नहीं किए थे। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का डिफिनेशन लिखे थे कि यदि गैल्वेनोमीटर में करंट का मान 0 हो जाए तो इसको कहते थे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, और जब करंट का मान 0 होगा तो यहाँ जो भी नाम दिए थे A B C D, तो जब इस दोनों के बीच करंट नहीं बहेगा तो पोटेंशियल एट B इज इक्वल टू पोटेंशियल एट D है। पहले पोटेंशियल प्रत्येक के क्रॉस लिखे थे, याद है? पोटेंशियल प्रत्येक के क्रॉस लिखे थे, कैसे लिखे थे? तब V इज इक्वल टू आई आर, आई पी इज इक्वल टू लिखे थे ए बी, पोटेंशियल अक्रॉस ए बी, तो आई पी इंटू पी, ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए और बी के बीच है। और फिर उसी तरह लिखे थे, इसमें करंट ऐसे माने थे, तो पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट सी इज इक्वल टू आई आर और इंटू आर, ऐसा है ना। और फिर पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट डी इज इक्वल टू आई क्यू और इंटू क्यू। और एक और इक्वेशन ऐसे ही लिखेंगे, पोटेंशियल इधर से जाएगा करंट, तो पोटेंशियल एट डी माइनस पोटेंशियल एट सी इज इक्वल टू आई एस और इंटू एस। अब चूंकि पहले ही से आई बी और आई डी का पोटेंशियल बराबर है, तो या तो डी के जगह बी रख, या तो बी के जगह पर डी रख दो, तो इस इक्वेशन में बदलेंगे, तब वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू आई क्यू इंटू क्यू। ये कहां से लाए? वी बी और वी डी बराबर होता है कहां से? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज से। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज तभी ये कहलाता है जब गैल्वेनोमीटर में करंट का मान कैसा रहता है? 0। पहले डिफिनेशन लिख देंगे, बैलेंस किसको कहते हैं, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, तब ना पता चलेगा, नहीं तो वी ए और वी डी कैसे बराबर करें। ये हो गया। अब इसको भी उसी तरह से लिखेंगे, ये वी बी माइनस वी सी इज इक्वल टू आई यस और इंटू यस। अब देखो, इस इक्वेशन पहला को देखो और तीसरा को देखो, तीसरा को, दूसरा को देखो और चौथा को देखो, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है या नहीं? तो क्या हो गया, आई पी और इंटू पी इज इक्वल टू, देखो ना, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी, पहला और तीसरा से, तो हो जाएगा क्या चीज, आई क्यू और इंटू क्यू, नहीं तो आई पी और बटा आई क्यू इज इक्वल टू क्यू बाई पी। एक और इक्वेशन इसी तरह से लिखेंगे, तो क्या लिखा जाएगा, आई आर और इंटू आर इज इक्वल टू आई एस इंटू यस, आई आर बाई आई एस इज इक्वल टू यस बाई आर। अब देखो फिर से, यहां से चूंकि इसमें करंट गया नहीं, तो जितना आई पी है उतना ही क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख देंगे क्या चीज, आई पी इज बाई आई, इधर से आई क्यू, तो यस बाई आर। नहीं हो गया, कैसे लिखे, जब यहां से जो करंट गया इधर करंट गेबे नहीं किया, तो जितना जाएगा इधर ना, नहीं जाएगा। तो जैसे एक पाइप है, पाइप से पानी गया, इधर गेबे नहीं किया, पाइप जुड़ा हुआ लेकिन पानी उधर नहीं जा रहा, तो जितना इधर से आया उतना इधर जाएगा, तो कर दिए बराबर। अब इस दोनों को, ये पांचवा छठा, पांचवा और छठा को करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए, पांचवा और छठा को करेंगे तो ये हो जाएगा Q बाई पी इज इक्वल टू एस बाई आर। तो रिलेशन तो यही ना था, P बटा Q इज इक्वल टू आर बटा एस, पलट दिए दोनों तरफ, ऐसे निकालेंगे। इसी को लिख के यहां पर जरी सजा के लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी लिखेंगे, नहीं बात समझे है? काम यही करना है, इसी में जो काम कर रहे हैं उसको लिखते चलेंगे कि इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन 1 और 3 से, 5 और 6 से, बात समझे? ये सब जो काम कर रहे हैं उसको लिखना है।
नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, निकाले हैं आप, निकल जाएगा। ये बताया हुआ है, कॉपी में भी प्रॉपर बताया हुआ है, खोजिएगा तो मिल जाएगा। और क्या है, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्किंग ट्रांसफार्मर। नहीं, ये भी लिखाया हुआ है, पहले एकदम 5 पॉइंट सिलसिलेवार ढंग से लिखेंगे। नहीं बात समझे, जैसे जैसे लिखाया गया एकदम 5 नंबर आएगा। नहीं कैसे आएगा, सब कुछ कहवे किया, सिद्धांत, बनावट, क्रिया। नहीं तो एगो डिफिनेशन शुरू में परिचय देंगे, उसके बाद सिद्धांत, बनावट, क्रिया विधि और यूज। यार तो कंस्ट्रक्शन बनावट के बिना फिगर का होगा, फिर ये भी लिख देंगे स्टेप अप और स्टेप डाउन, कंडीशन, तब ना नंबर तो लेना होता है। डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर। नहीं बताया हुआ है। व्हाट इज द डिस्पर्सिव पावर, फाइंड द नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑब्टेन डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन बाय एनी थिन प्रिज्म। नहीं बात समझे, डिस्पर्सिव पावर बताया है ना, बताए थे ना एक दिन। नहीं, डिस्पर्सिव पावर बराबर क्या लिखेंगे बताइए तो, डिस्पर्सिव पावर, बोलो क्या चीज, एंगुलर, एंगुलर डिस्पर्सन, डिस्पर्सन और बाय मीन डेविएशन। नहीं लिखे हैं, मीन डेविएशन, ये क्या लिखेंगे, म्यू भी माइनस म्यू आर और बाई म्यू बाई माइनस, नहीं हो गया डिस्पर्सिव पावर। और इसमें लिखना है क्या चीज, क्या लिखा है, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। एक प्रिज्म को रखते हैं, इस पर व्हाइट लाइट को लाते हैं, एक इस पर उल्टा प्रिज्म रखते हैं, ये 7 रंग में विभक्त होकर यहां जाएगा, और फिर से देखना क्या कर रहा है, डिस्पर्सन डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, वर्ण विक्षेपण नहीं होना चाहिए, लेकिन डेविएशन, डेविएशन का मतलब रास्ता बदलना चाहिए, गया रास्ता बदला, यही सीधे जा रहा है, ये बात समझ में। चलो पहले छोड़, ये तो पहले समझ में आ गया, ये वाला आ गया ना समझ में, तो कैसे सेलेक्ट करते हैं, ये वाला तो बात हो गया। अब क्या होना चाहिए, यही वाला बात बता रहे थे, देखिए एक प्रिज्म ले लेंगे और इस पर क्या करेंगे, व्हाइट लाइट इंसिडेंट कराएंगे, इसको लिख देंगे व्हाइट लाइट, और फिर यहां पर एक उल्टा प्रिज्म, इस पर से जाएगा कलर में जाएगा, गड़बड़ा गया, ऊपर चल गया, हटा कर भी रख सकते हैं, थोड़ा दूरी पर भी रख सकते हैं, बात समझ। दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंगल ऑफ प्रिज्म समान होना चाहिए, क्या होना चाहिए, समान, एंगल ऑफ प्रिज्म इसका भी ए और इसका भी ए, इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, इसका भी। अब इस पर ये दोनों लाइट पड़ा और फिर यहां से ऐसे जाकर यहाँ पर फिर से व्हाइट लाइट मिल जाएगा, नहीं बात समझे, इसी घटना को लिखना है, इन कर रहा है, कंडीशन निकालने के लिए। कंडीशन क्या निकालेंगे, बोलिए बोलिए, पहले तो ये लिखेंगे कंडीशन क्या होना चाहिए, दोनों का एंगल ऑफ प्रिज्म बराबर होना चाहिए और दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होना चाहिए, ये लिखेंगे, और क्या, और तो कुछ लिखना ही नहीं। यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर इसका कुछ अलग डेविएशन होगा, ये डिस्पर्सन होगा, और इसका कुछ अलग, तो हो सकता है कुछ कलर दिखा दे, नहीं बात समझे। तो कंडीशन 2 गो है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होना चाहिए, दोनों का एंगल ऑफ प्रिज्म बराबर होना चाहिए। ट्रांजिस्टर का दोलन स्वरूप का ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा, दोलन स्वरूप ये सब
आप इसको दिमाग मत लगाइए, ट्रांजिस्टर तो हटा दिया सिर्फ, बात समझे, इसलिए सोचना नहीं है। ट्रांजिस्टर तो हम बता भी दिए हैं ना, बात समझे, ट्रांजिस्टर तो बताया हुआ है लेकिन सिलेबस से हटाया, ठीक है। चलिए